आज बात करते हैं थोड़ा हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर है क्या, वर्ड कहाँ से आया है, डेफिनेशन क्या है। देखो, हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है। एक है हॉर्टस, जिसका मतलब होता है गार्डन, और एक होता है कल्चरा या कोलैर, जिसका मतलब है कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर साइंसेस की वो ब्रांच जो डील करती है विद द कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स, उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर साइंसेज में आपकी कई सारी ब्रांच आती हैं, प्लांट पैथोलॉजी है, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग है, सॉइल साइंस है ना। तो उसमें जो वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं विद द कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स, उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। और गार्डन क्रॉप क्या होते हैं? गार्डन क्रॉप ऐसे क्रॉप जैसे कि आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, स्पाइसेस हो गए, प्लांटेशन क्रॉप्स हो गए, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट हो गए, ये सब गार्डन क्रॉप होते हैं। ये काफ़ी हाई वैल्यू के क्रॉप्स होते हैं और हाईली पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल मतलब कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाए, बहुत जल्दी ख़राब हो जाने वाले। ये जो प्लांट्स होते हैं इंटेंसिवली ग्रो करे जाते हैं छोटे स्केल पर। इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब है जब आप कम एरिया पे क्रॉप को लगा रहे हो, यानी कि स्मॉल एरिया पर लगा रहे हो, मैक्सिमम इनपुट लगा करके मैक्सिमम आउटपुट आप ले रहे हैं। ऐसे क्रॉप्स को हम गार्डन क्रॉप्स बोलते हैं। तो गार्डन क्रॉप्स का मतलब हो गया जिनका इंटेंसिव कल्टीवेशन किया जाता है, पेरिशेबल भी हैं और हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। यहाँ पे लेबर, कैपिटल, कैपिटल मतलब ओवरऑल जो पैसा किसान का है, इसके अलावा लेबर है और टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा लगती है। बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है चीज़ों को मैनेज करने के लिए, जैसे कि हार्वेस्टिंग वगैरह है, दवाई वगैरह का छिड़काव है ना। ब्रांचेस क्या क्या होती हैं अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो, जैसे कि सबसे पहले आ जाएगी इसमें पोमोलॉजी। फ्रूट्स की स्टडी को पोमोलॉजी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार लोग कहने लगते हैं कि भाई इसमें कल्टीवेशन वगैरह सब आ जाएगा ना। फ्रूट्स की जो स्टडी है उसको पोमोलॉजी बोलती है, यानी कि बोटेनिकल स्टडी की बात कर रहा हूँ। दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक ग्रीक वर्ड है लॉजी जिसका मतलब होता है स्टडी, और एक है लैटिन वर्ड पोमम जिसका मतलब है फ्रूट। फ्रूट की स्टडी पोमोलॉजी कहलाती है। वेजिटेबल का क्या मतलब है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेजिटेबल को हम हिंदी में शाक भी बोलते हैं। प्लांट का कोई भी भाग जिसको हम पकाकर खा सकते हैं, कोई भी भाग, चाहे वो कोई लीफ हो, चाहे वो लीफ की आप बात कर लो, चाहे रूट की बात कर लो, चाहे स्टेम की बात कर लो, प्लांट का कोई भी भाग जिसको पका के खाया जा सकता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेबल, यानी कि शाक। कई लोग सोचते हैं कि ओलरीकल्चर में केवल वेजिटेबल आती है, नहीं। कोई भी हर्बेशियस प्लांट जिसको गमले में लगाया जा सकता है वो ओलरीकल्चर का पार्ट है। क्योंकि ओलरीकल्चर दो शब्दों से मिलकर के बना है। कल्चरा तो आपको पता ही है, लैटिन वर्ड है कल्टीवेशन, लेकिन एक शब्द है ओलेरिस जो कि लैटिन वर्ड ही है, और ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब। कोई भी ऐसा हर्बेशियस प्लांट जिसको गमले में उगाया जा सकता है वो आपका ओलेरीकल्चर में आएगा। वो वेजिटेबल भी हो सकता है, वो कोई मेडिसिनल प्लांट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। और वेजिटेबल हम उसे कहते हैं प्लांट का कोई भी भाग जिसको हम पका के खा सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर्ब हम किसे बोलते हैं? हर्बेशियस प्लांट हम उसे बोलते हैं जिसका ग्रीन सक्यूलेंट स्टेम है, उसे हर्ब बोला जाता है। और जनरली ये एनुअल होते हैं, यानी कि सिंगल सीजन में इनकी फ्लावरिंग और सीड प्रोडक्शन होकर के ख़त्म हो जाते हैं। फ्लोरिकल्चर की अगर हम बात करें, एक ब्रांच फ्लोरिकल्चर भी है। हमने पोमोलॉजी की बात करी, ओलेरीकल्चर की बात करी, फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं। फ्लोरिकल्चर का मतलब हो गया कल्टीवेशन, स्टोरेज, पैकेजिंग और मैनेजमेंट फ्लावर क्रॉप्स का। अलग अलग फ्लावर क्रॉप जैसे कि आपके मेनली दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, एक लूज फ्लावर जिनको प्लक किया जाता है, और एक होते हैं कट फ्लावर जिनको लंबे स्टॉक के साथ कट किया जाता है। कई सारे फ्लावर क्रॉप्स के यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ग्लैडियोलस है, मैरीगोल्ड है। मैरीगोल्ड एक लूज फ्लावर है। रोज़ कट फ्लावर है, कार्नेशन है, ट्यूबरोज है, डायंथस है। इन सब का कल्टीवेशन किस तरीके से आप करेंगे, हार्वेस्टिंग के बाद में इन्हें स्टोर कैसे करना है, इनकी शेल्फ़ लाइफ कैसे बढ़ाई जाएगी, इसके अलावा जो है पैकेजिंग किस तरीके से करेंगे, और इनको मैनेज किस तरीके से करना है, यानी कि वीड कंट्रोल वगैरह है, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट है, इरिगेशन शेड्यूलिंग है, डिसीज़ पेस्ट मैनेजमेंट है, किस तरीके से करा जाएगा, वो सब चीज़ें आ जाती हैं फ्लोरिकल्चर में। लैंडस्केपिंग का क्या मतलब है?
आउटडोर ओपन स्पेसेस का ब्यूटिफिकेशन लैंडस्केपिंग कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने फ़ोटो भी लगा रखी थी शुरुआत में, ये अगर देखो तो ये कितना बढ़िया एरिया लग रहा है, ये पाथ बना हुआ है, इधर कई सारे अलग अलग प्लांट्स लगा रखे हैं, यहाँ पे एक बेंच डाली हुई है बैठने के लिए, कितनी शांति मिल रही है, देखने से ही कितना अच्छा लग रहा है। और एक इधर आप देखो, ये ताजमहल की जो एरिया है वहाँ की लैंडस्केपिंग है, ये आप देख रहे हो फोकल पॉइंट पे बना हुआ है ताजमहल, जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है पूरे के पूरे गार्डन का, वो फोकल पॉइंट कहलाता है, ये ताजमहल है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे और भी कई सारे प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये लैंडस्केपिंग होती है। आगे देखते हैं। इसके अलावा और भी हॉर्टिकल्चर में कई सारी कैटेगरीज है, जैसे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, स्पाइसेस हैं, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं। जैसे कि प्लांटेशन क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो हाई वैल्यू के पेरिनियल क्रॉप, पेरिनियल मतलब जिनका लाइफ साइकिल आपका 3 साल या उससे ज़्यादा समय में पूरा होगा। हाई वैल्यू के पेरिनियल क्रॉप्स जिनको एक बड़े स्केल पर ग्रो किया जाता है, जनरली मोनोकल्चर करते हैं। इंडस्ट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, उनके रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए प्लांटेशन क्रॉप्स को लगाया जाता है, और इनका जो भी प्रोड्यूस है उसको केवल और केवल प्रॉपर प्रोसेसिंग के बाद ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि रबर है, कॉफ़ी है, कोकोआ है, चाय है। अब जैसे चाय है तो चाय पत्ती जो आपकी खेत में तैयार हो रही है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो, अब ये जो है ये प्लांटेशन है, साइट है पूरी की पूरी कोकोनट की, और ये आप देख रहे हो ये चाय के बागान है, लोग काम कर रहे हैं, प्लकिंग कर रहे हैं लीफ की। और ये देखो ये कैश्यू का पूरा फील्ड है, ये कैश्यू एप्पल लगे हुए हैं, ये ऊपर जो है ये कैश्यू एप्पल है और नीचे नट है। कैश्यू एप्पल भी इस्तेमाल होता है फैनी वगैरह बनाने में, इसके अलावा अचार वगैरह भी बनता है इसका, वो बाद में बात करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल आप रबर का ले लो, रबर का कोलोइडल सॉल्यूशन जो है लेटेक्स कहलाता है। लेटेक्स की एक्सट्रैक्शन के बाद उसका डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता, पहले उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर उससे कुछ ना कुछ तैयार होगा और फिर हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही कॉफ़ी है, कॉफ़ी बीन्स पहले जो है उनकी प्रोसेसिंग करी जाती है पहले कॉफ़ी बीन्स की, उसके बाद इस्तेमाल होता है। कोकोआ में भी यही है, चाय पत्ती की भी प्रोसेसिंग होती है, तब कहीं जाकर के वो चाय बनाने के लिए तैयार होती है। स्पाइसेस का क्या मतलब है? एरोमेटिक या पंजेंट वेजिटेबल, जिसको या तो सूखा इस्तेमाल किया जाएगा या फिर जिसको या तो इंटैक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। दोबारा सुनो, एरोमेटिक पंजेंट वेजिटेबल जिसको ड्राइड फॉर्म में या तो इंटैक्ट इस्तेमाल किया जाता है यानी कि बिना तोड़े, या फिर हम उसे तोड़कर चूरा वगैरह उसका कर लेते हैं, पीस लेते हैं उसको, और फिर फूड का फ्लेवर बढ़ाने के लिए, एरोमा बढ़ाने के लिए, कलर और टेस्ट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी चीज़ों को मसाले बोलते हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, इलायची, लहसुन, प्याज। कॉन्डिमेंट का क्या मतलब है? स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट में फ़र्क पता होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्डिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने आप में सिंगल इंग्रेडिएंट हो सकता है या फिर अलग अलग स्पाइसेस के कॉम्बिनेशन से भी तैयार होता है। फूड जब आपका पूरे तरीके से प्रिपेयर हो चुका है तो उसके बाद उसके साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। या तो इन चीज़ों को फ्रेश आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर प्रिजर्व करके इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। फूड जब आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है और सर्व आप उसे करने वाले हो तो फाइनल स्टेज पर साथ में इनका इस्तेमाल होता है, या फिर डायरेक्टली टेबल पर ही रख दिए जाते हैं, आप साथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे पकौड़े के साथ में केचप वगैरह हम खाते हैं, टोमेटो केचप, तो टोमेटो केचप क्या है? एक कॉन्डिमेंट है। चटनी क्या है? एक कॉन्डिमेंट है। यहाँ ग्रीन चटनी बनी हुई है, अलग अलग मसालों से मिल करके बनी है, कॉन्डिमेंट है। अचार क्या है? कॉन्डिमेंट है। सोया सॉस भी कॉन्डिमेंट है। सिरका क्या है? ये भी कॉन्डिमेंट है। ये सिंगल इंग्रेडिएंट का है कि सेब का सिरका है या फिर आपके अलग अलग सिरके बनते हैं, जैसे जामुन का सिरका हो गया, सेब का सिरका हो गया, विनेगर। मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं? मेडिसिनल प्लांट की अगर हम बात करें तो मेडिसिनल प्लांट आपके वो प्लांट होते हैं जिनमें आपको कोई बायो एक्टिव केमिकल कंपाउंड देखने को मिलेगा, यानी कि कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखो, दो तरीके के मेटाबोलाइट होते हैं, एक
प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं। प्लांट के मेटाबॉलिज्म में जिन कंपाउंड्स का डायरेक्ट रोल होता है उनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है, और जिनका डायरेक्ट रोल नहीं हो जाता उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो जो प्लांट्स जिनमें बायो एक्टिव केमिकल कंपाउंड देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हमारे लिए काम के हैं, क्योंकि इन चीज़ों का एनिमल बॉडी पर या ह्यूमन बॉडी पर कोई ना कोई स्पेसिफिक थ्योरेपेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ये आपको प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में, जैसे लीफ में, रूट्स में, फ्लावर में, बार्क में और सीड्स में देखने को मिलते हैं। इनको कहा जाता है मेडिसिनल प्लांट, जैसे कि एलोवेरा है ना, जैसे एलोवेरा यहाँ पे बना हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, ये एलोवेरा है और ये अश्वगंधा है। ये एलोवेरा का पौधा है पूरा का पूरा, और ये अश्वगंधा का पौधा है। ये अश्वगंधा और ये एलोवेरा है ना। और ये जो प्लांट्स हैं ये एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे काम में आते हैं। अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, आयुर्वेद में इनका इस्तेमाल होता है, कई सारी दवाइयाँ बनती हैं। आगे बात करते हैं एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल में मेंथा है, लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, पाम रोज़ा है ना, जेरेनियम है। ऐसे प्लांट्स जिनमें एसेंशियल वोलेटाइल ऑयल मौजूद है, उनके अलग अलग प्लांट पार्ट में, जैसे कि रूट्स है, स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर बर्ड्स हैं, और जिसे हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और फिर इस ऑयल का इस्तेमाल जो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया स्टीम डिस्टिलेशन से, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल होता है इसका, अलग अलग तरीके के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने में, और भी मेडिसिनल जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। जो इसके अलावा एक ब्रांच और आती है जो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे कि आपने हार्वेस्टिंग कर ली, तो हार्वेस्टिंग के बाद में अपने प्रोड्यूस को किस तरीके से आप मैनेज करोगे। सबसे पहले फील्ड हीट को कैसे रिमूव करोगे, जिसे हम प्री कूलिंग बोलते हैं। ग्रेडिंग और सॉर्टिंग किस तरीके से होगी, फिर उसे हम मार्केट के लिए पैक किस तरीके से करेंगे, पैकेजिंग कैसे होगी, स्टोरेज किस तरीके से करना है, या फिर उसकी वैल्यू एडिशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। मान लो मार्केट में प्राइस अभी लो चल रहा है, तो उसका वैल्यू एडिशन करके किस तरीके से हम उसके प्राइस को और बढ़ा सकते हैं मार्केट में, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करा जा सकता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में। ब्रांचेस के अलावा फिर आगे बात आ जाती है कि हॉर्टिकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। इसके अलावा प्लांटेशन क्रॉप्स जो हम लगाते हैं वो इंडस्ट्रीज़ के लिए एज अ रॉ मटेरियल है। कौन सी इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्रीज़ को। इसके अलावा मार्केट वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की सीरियल क्रॉप से बहुत ज़्यादा होती है। आप गेहूँ चावल मार्केट में बेचोगे, उसका जितना रेट मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और दूसरे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का दाम मिल जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हमारी जो रोज़मर्रा की वाइटामिन और मिनरल रिक्वायरमेंट है वो फ्रूट और वेजिटेबल से पूरी होती है। इसके अलावा हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, फूल वगैरह के साथ में पूजा पाठ में फूलों का इस्तेमाल होता है, गेंदे का, गुलाब का, मालाएं वगैरह चढ़ाई जाती हैं भगवान को, है ना। इसके अलावा एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है, लैंडस्केपिंग जब किसी भी एरिया की होती है तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के ट्रीज़, अलग अलग तरीके के हर्ब्स और शब्स लगाए जाते हैं, जिससे वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू है, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो इंक्रीज़ होता है कंट्री का जब हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट होता है बाहर के देशों में, जैसे कि मैंगो वगैरह का है, तो बहुत अच्छा दाम मिलता है बाहर के देशों में अपने हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का। ये आप देख रहे हो, ये एरोमेटिक प्लांट्स यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, जैसे कि लेमन ग्रास है, और ये आपका मेंथा आर्वेंसिस है। मेंथा में कई सारे होते हैं, मेंथा पाइपरेटा, मेंथा आर्वेंसिस, मेंथा स्पाइसेटा, और भी कई सारे होते हैं। ये मैंने ऑयल एक्सट्रैक्शन किया था, ये मेंथा का निकाला था, मेंथा आर्वेंसिस ऑयल, ये देख रहे हो, और ये लेमन ग्रास का ऑयल एक्सट्रैक्शन किया था। तो ये मैंने मेंथा और लेमन ग्रास की भी फ़ोटो आपको दिखा दी। ये मेंथा है, मेंथा आर्वेंसिस लगा हुआ है ना फैकल्टी में, और ये लेमन ग्रास है। ये हमने इनके ऑयल निकाले थे, ये मेंथा का है, ये लेमन ग्रास का है। तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।